नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आज पूरे देश में अगर आप देखिए तो दो बड़े मुद्दे जो लगातार हावी हैं देश में सियासत में। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो 22 जनवरी को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा करने वाले हैं राम मंदिर में, तो दूसरी तरफ अगर आप देखें राहुल गांधी वो निकाल रहे हैं भारत न्याय यात्रा। आज दूसरा दिन है और एक बार फिर उन्होंने ये दम भरा है कि इंडिया गठबंधन की जीत होगी। लेकिन दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे आज आंध्र प्रदेश और उन्होंने राम राज्य क्या है इसको जनता के सामने रखा। राम राज्य सर्वोपरि है मेरे लिए, राम राज्य का प्रतीक है। जिस तरह से ये सरकार आगे बढ़ रही है, प्रधानमंत्री ने कहा प्रभु राम के जीवन से ही हम सबको प्रेरणा मिलती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आजकल पूरा देश राममय हो गया। आंध्र प्रदेश के दौरे पर है, इसे बीजेपी के मिशन साउथ के तौर पर भी जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि अगर आप पूरी तस्वीर पर नजर डालें तो भारतीय जनता पार्टी की ये पूरी कोशिश है, चाहे वो कर्नाटक की 28 सीटें हैं जहां पर पिछली बार अच्छी परफॉर्मेंस थी 2019 में, लेकिन चाहे वो केरल की 20 सीटें हो जहां पर पिछली बार 15 सीटें कांग्रेस पार्टी को आई थी, तेलंगाना की 17 सीटें जहां पर कांग्रेस पार्टी ने जीती थी सिर्फ 3, आंध्र प्रदेश की 25 सीटें जहां पर बीजेपी की मौजूदगी नहीं है, तमिलनाडु की 39 सीटें वहां पर कांग्रेस को आई थी 8 लेकिन बीजेपी नहीं। ऐसे में सवाल यह है कि दक्षिण की ये तमाम सीटें जो 100 से 150 के आसपास हैं, वहां पर क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक नए सिरे से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में और चाहने वालों में जान फूंकने की कोशिश कर रहे हैं? आइए आपको सुनाते हैं कैसे पीएम ने आज कहा है वहां पर कि राममय हो गया है देश। हमने जो कुछ जनता से लिया वो जनता के चरणों में ही समर्पित कर दिया। यही तो सुशासन है, यही तो राम राज्य का संदेश है। साथियों, राम राज्य में इस बात पर भी विशेष ध्यान दिया जाता था कि संसाधनों का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कैसे हो। अतीत में हमारे यहां प्रोजेक्ट्स को अटकाने, लटकाने और भटकाने की एक प्रवृत्ति रही है। इसके कारण देश का बहुत बड़ा नुकसान होता है। ऐसी प्रवृत्ति के प्रति सावधान करते हुए भगवान राम भरत से कहते हैं, और वो बड़ा इंटरेस्टिंग बातचीत है भरत और राम के बीच की। राम भरत से कहते हैं कच्चिदर्थम विनिश्चित्य लघु मूलम महोदयम क्षिप्र भार भसे कर तुम न दीर्घयसी राघव। अर्थात मुझे विश्वास है कि तुम ऐसे कामों को बिना समय गंवाए पूरे करते हो जिनमें लागत कम और उसके लाभ अधिक है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रभु राम और भरत के बीच की एक बातचीत का उल्लेख करते हुए कहा कि राम राज्य के 4 प्रतीक हैं, काम को लटकाना भटकाना गलत है। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर दक्षिण के मिशन पर दिखाई दे रहे हैं, अगर चुनावी तौर पर पॉलिटिकल तौर पर आप इसे देखिए तो वहां पर भी वो राम की ही बात कर रहे हैं। वहां जाकर भी उन्होंने कहा है कि देश राममय है, राम राज्य के 4 प्रतीक हैं, काम को लटकाना भटकाना नहीं चाहिए। ऐसे में वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो सुशासन है, जो उनकी सरकार है, वो काम पर ध्यान देती है। हम आपको दिखा रहे हैं 303 सीटें पिछली बार आई थी और वहीं कांग्रेस पार्टी की आप देखें तो 52 सीटें 2019 में आई थी। कुल मिलाकर नंबर 2 पर 72 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी रही थी 2019 के चुनाव में। वहीं कांग्रेस पार्टी 209 सीटों पर नंबर 2 की पोजीशन पर पिछली बार के चुनावों में थी। अगर इस बार 400 पार का नारा दिया जाता है या चर्चा इस बात के इर्द गिर्द होती है तो कई सारे सवाल जो है वो इन सब पे पहुंचकर यहां पर आते हैं कि बीजेपी क्या अब तक के नरेंद्र मोदी की सरकार 2 बार चलने के बाद हैट्रिक में रिकॉर्ड तोड़ सीटों का दम भर रही है? आज इसी पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले भी सुधांशु त्रिवेदी और सुप्रिया श्रीनेत आमने सामने हो। आइए आपको दिखा देते हैं दोनों ही तरफ से आज क्या कहा जा रहा है। हाँ, राहुल गांधी ने कहा है कि 22 जनवरी को राम मंदिर में अयोध्या में पॉलिटिकल इवेंट यानी राजनीतिक समारोह हो रहा है। India alliance
कि जो प्रोसेसेस हैं, डिस्कशंस हैं, अच्छी तरह चल रहे हैं। ज्यादातर जगह आसान है, ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। एक दो जगह थोड़े ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, मगर मुझे लगता है कि काफी आसानी से जो सीट शेयरिंग की बात है और बाकी चीजें हैं, हम इनको रिजॉल्व कर लेंगे। तो जो एनडीए अलायंस है ये पूरी तरह बिखरा हुआ है। पूरा देश मोदी जी की जयकार कर रहा है और इस बार लोकसभा के चुनाव में आएंगे मोदी जी, जीतेंगे मोदी जी और फिर से प्रधानमंत्री भी बनेंगे मोदी जी। ये सब लोग एक दूसरे पर हार का ठीकरा फोड़ेंगे। ये राम मंदिर 22 तारीख का फंक्शन जो है, ये राजनीतिक फंक्शन बन गया है। हिंदू धर्म के जो हमारे लीडर्स हैं, जो अथॉरिटीज हैं, उन्होंने कहा है कि वो नहीं जा पाएंगे क्योंकि ये राजनीतिक फंक्शन बन गया है। आरएसएस ने, बीजेपी ने 22 तारीख को एक चुनावी फ्लेवर, इलेक्शन फ्लेवर, पॉलिटिकल फ्लेवर दे दिया है। इसीलिए कांग्रेस प्रेसिडेंट ने इनकार किया वहां जाने का। मुझे कोई बहुत ताज्जुब नहीं होता ये बातें सुनकर, और कारण यही है कि ये अपने मुंह से भी कहते हैं कि उन बरसाती मेंढकों की तरह हैं जो केवल और केवल चुनाव के समय पर मंदिर जाते हैं। और इन्हें सिर्फ ये याद रखना चाहिए कि पूरा देश आपसे ये प्रश्न जरूर करेगा कि अगर आपकी आस्था राम में थी तो आपने 70 साल की आजादी के बाद न्यायपूर्ण व्यवस्था क्यों स्थापित नहीं की। तो आपने सुना, भारतीय जनता पार्टी अपने तरीके से प्रहार कर रही है कांग्रेस पार्टी पर। राहुल गांधी ने कहा 22 जनवरी को एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल इवेंट हो रहा है, यानी राजनीतिक आयोजन हो रहा है। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ सुधांशु त्रिवेदी जी और सुप्रिया श्रीनेत जुड़ रही हैं। सुधांशु जी सांसद भारतीय जनता पार्टी के, सुप्रिया श्रीनेत जी प्रवक्ता, राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की। मलुक नागर साहब हमारे साथ बीएसपी के सांसद भी इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। सबसे पहले सुधांशु जी आपके पास आते हुए, प्रधानमंत्री ने आज राम राज्य पर चर्चा की है आंध्र प्रदेश में। उन्होंने कहा कि 4 प्रतीक हैं। उन्होंने कहा काम को लटकाना, अटकाना छोड़ने की जरूरत है और जो ये करते रहे हैं पूर्ववर्ती सरकारों पर, अन्य लोगों पर उनका आरोप है। ऐसे में मेरा प्रश्न आपसे ये है, जो कांग्रेस भी कहती है कि आप राम मंदिर का में तो प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं, लेकिन राम राज्य के जो मूल हैं, जो उसकी नींव है, क्या उसका पालन हो रहा है? कैसे आप यकीन दिलाएंगे जनता को कि आप राम राज्य का पालन करके सरकार चला रहे हैं? देखिए, जिनको राम राज्य में राजनीति नजर आती है, तो मैं 2 उदाहरण बताना चाहता हूं। भारत के इतिहास में केवल एक ही अवसर ऐसा है जब किसी चुनाव अभियान की शुरुआत राम के नाम से अयोध्या में की गई। नवंबर 1989 स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने राम राज्य का नारा देते हुए राम का नाम लेकर अयोध्या, यानी तत्कालीन उस समय फैजाबाद नाम था, वहां से चुनाव अभियान की शुरुआत की, यानी प्योर इलेक्शन कैंपेन। हमारे लिए भगवान राम चुनाव तो छोड़िए, राजनीति का भी मुद्दा नहीं है, यह भारत की अस्मिता का मुद्दा है। और जब राजनीति की बात करते हैं तो महात्मा गांधी ने पूरे फ्रीडम स्ट्रगल की शुरुआत किससे की थी? राम राज्य की परिकल्पना के साथ, राम राज्य के आदर्श के साथ। नित्य का भजन रघुपति राघव राजा राम, अंतिम शब्द हे राम, जो कि हम लोगों के जन्म से बहुत पहले गांधी जी की समाधि पे लिखा। मगर समस्या क्या है ना, ये गांधी की कांग्रेस नहीं रह गई, नेहरू की कांग्रेस हो गई। इसलिए वो उस राम, उस विचार से, और राम का विचार तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा रामकृष्ण और शिव के बिना नहीं संभव है। हमारे दीनदयाल जी और डॉक्टर हेडगेवार, वो तो विषय आप कहते ही हैं कि साहब भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार उठाता है, तो राम तो सबके थे, मगर अफसोस कि कुछ और चीजें ऐसी अपनी लगने लगी जिसकी वजह से यह समस्या आई। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो बोला, मैं एक बात कहना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि भाई हम जो कुछ करते हैं जनता को अर्पित कर देते हैं। हमारे धर्मशास्त्रों में प्रेरणा दी गई है, त्वदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यम समर्पयामि। आप ही की वस्तु थी, हमने आपको समर्पित कर दिया। उन्होंने भारत का उदाहरण दिया। राम राज्य के अनेकानेक ऐसे आदर्श हैं जो गांधी जी को भी प्रेरणा देते थे, मगर अफसोस की बात यह है कि आज गांधी नामधारियों को प्रेरणा नहीं दे पाते हैं, बल्कि उनके मन में पता नहीं क्या था। और एक और बात कह दूं सिग्निफिकेंट, 22-23 दिसंबर 1949 की रात को जब मूर्तियां प्रकट हुई थी, तो मैजिस्ट्रेट के सामने दिया गया बयान है कि सबसे पहले लाइट किसको दिखी थी? वहां पे जो यूपी पुलिस का सिपाही था अब्दुल बरकत को लाइट दिख गई थी। मगर क्या करें, उन्हें आज लाइट नहीं दिख रही है। अब बताइए, बाबरी मस्जिद मामले का जो पैरोकार था इकबाल अंसारी,
उसको निमंत्रण भी दिया गया, उसने निमंत्रण स्वीकार कर लिया, वो आने को भी तैयार है। मगर ये जो सियासत के पैरोकार हैं, इनको यह बात नहीं समझ में आ रही, इसलिए देश की यह जनता बहुत भली बात ही समझती है। एक और बात कह दूं, जो प्रधानमंत्री जी ने भारत का उदाहरण दिया, जब भारत आते हैं तो आप सबने सुना होगा कि लक्ष्मण को लगता है शायद भारत को राजमद हो गया है और वो सेना लेकर हम पे आक्रमण करने के लिए आ रहे हैं। तो रामचरितमानस में लिखा है कि भगवान कहते हैं, भरत ही हो ही न राजमद, विधि हरिहर पद पाए, कबहू की कांजी सीकरनी क्षीर सिंधु बिन साए। अर्थात जो भगवान के भक्त होते हैं उन पे राजमद हो ही नहीं सकता। राजा का पद छोड़िए, ब्रह्मा विष्णु महेश का पद दे दीजिए, जैसे कांजी यानी मट्ठे की एक बूंद से क्षीर सागर का सारा दूध नष्ट नहीं होता। मगर क्या बताएं, इन लोगों के मन में अहंकार इतना ज्यादा था कि राम काल्पनिक से लेके हिंदू आतंकवादी तक हो जाता था, और जाने कौन कौन सी बहुत सारी बातें थी, इंडिया इज इंदिरा हो जाता था। तो इसलिए जो भगवान के प्रति समर्पित रहता उसमें अहंकार नहीं होता है, अन्यथा सत्ता का अहंकार बहुत सहज आ जाता है। यह भी राम राज्य के आदर्शों में दिखाई पड़ता है। हाँ, ठीक है सुप्रिया जी, अब आपके पास आते हुए, लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि आज मैं बाहर पहुंच गई हूं, आप दोनों स्टूडियो में बैठे हुए हैं और हल्ला बोल वहीं से कर रहे हैं, तो स्टूडियो में आप दोनों का बहुत स्वागत। लेकिन सुप्रिया जी, एक गंभीर सवाल है और वो ये है कि कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन की रणनीति आखिर है क्या? सीट शेयरिंग की फाइल अभी तक लटकी हुई है, जो आप लोगों ने खुद ही बताया था कि दिसंबर तक एंड में हम डेडलाइन उसकी खत्म कर लेंगे। राहुल गांधी भारत न्याय यात्रा पर निकल गए हैं, वहां वो कहते हैं 22 जनवरी को बहुत बड़ा पॉलिटिकल इवेंट हो रहा है। दो सवाल हैं आपसे। सवाल पहला नंबर यही कि सीट शेयरिंग, इंडिया गठबंधन शायद सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी थी हैट्रिक से रोकने के लिए, लेकिन उसमें फाइल आगे बढ़ नहीं रही है। दूसरा सवाल है कि किस बिसात पर कांग्रेस पार्टी ये सोचती है कि राम और राम मंदिर से जो हिंदू वोटर है, वो लहर जो इस वक्त राम के नाम पर चल रही है, हिंदू वोटर उस लहर से अछूता रह जाएगा और 2024 में वो वोट डालेगा। आपको नमस्कार अंजना जी। और हाँ, बिल्कुल उल्टी गंगा बह रही है, आप बाहर हैं और हम लोग स्टूडियो में हैं। मैं ट्रैफिक की वजह से और शायद सुधांशु जी किसी और कार्यक्रम में थोड़ी हाँ है। मैं दो बातें कहूंगी। बात रामराज से शुरू करते हैं ना, आपने सवाल पूछा था, 3.25 मिनट का देश के नाम प्रवचन भी दिया गया यहाँ पर, लेकिन रामराज पर नहीं आए। रामराज का मूल मंत्र क्या है? दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं कहूं व्यापा। 44% बेरोजगारी, जिसमें से 20 से 25 साल के युवा बेरोजगार, जिन माँ और पिता ने एक रोटी कम खाकर बाबू को पढ़ा लिखा कर कुछ बनने के लिए तैयार किया, वो युवा बेरोजगार है। जब वो खाने की थाली परसती है तो उसमें आटे से लेकर दही पर जीएसटी है। तो दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं कहूं व्यापा का पहला कि लोगों को त्रस्त ना किया जाए, वहां पर दुख ना हो, वहां पर पीड़ा ना हो। तो देखिए कैसे वो रामराज का संकल्प पूरा कर रहे हैं मोदी जी। मोदी जी ने बड़ी गजब बात कही, हमने लोगों से जो लिया वो उनको समर्पित कर दिया। नहीं, हमने लोगों से जो लिया वो अपने कुछ मित्रों को समर्पित कर दिया। अगर ये कहते तो मैं 100% पहली बार उनसे पूरी तरह से उनका समर्थन करती। असलियत यह है अंजना जी कि आप या भारतीय जनता पार्टी के जो शब्द हैं उससे मुझे आपत्ति। आपने कहा हिंदू वोटर अछूता रह जाएगा। मेरे लिए वोटर ना हिंदू है, ना मुसलमान है, ना सिख है, ना ईसाई है। मेरे लिए वोटर हिंदुस्तान का वोटर है और वो मूल मुद्दों से परेशान है और वो परिवर्तन चाहता है। वो चाहता है कि जिस दम्भ और अहंकार से ये सरकार चल रही है, जब महंगाई होती है, 4 महीने की चरम सीमा पर महंगाई है, कोई चर्चा सुनाई दे रही है आपको? सरकार ने कुछ कहा है इस महंगाई को लेकर? 9.5% पर खाद्य में महंगाई है। फूड इन्फ्लेशन 9.5% पर है, शहरी क्षेत्रों में 10% पर है। सरकार के चेहरे पर शिकन आ रही है? नहीं आ रही है। क्यों? क्योंकि खड़े होकर कह देंगे जी हम तो लहसुन प्याज नहीं खाते, कुछ और भी बोल देंगे हम ये चीजें नहीं खाते। 9.5% फूड इन्फ्लेशन, कंजम्पशन आधा हो गया है, मतलब लोग उपभोग कम कर रहे हैं। ये सब क्या दिखाता है? ये सब दिखाता है कि लोग परेशान हैं बेरोजगारी से, महंगाई से, आर्थिक असमानता से। लोग परेशान हैं महिला अपराध से। IIT BHU में अगर आपके गुर्गे पकड़े जाते हैं तो लोग सवाल पूछ रहे हैं कि रामराज की परिकल्पना क्या थी? जिस मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम पर आप बात करते हैं, वो मर्यादा पुरुषोत्तम के सामने आप कैसे सिर झुका के खड़े होते हैं? जिस मर्यादा पुरुषोत्तम की आप बात करते हैं वो राम तो सबके हैं, कोई आपकी ना बपौती है ना आपका आधिपत्य है राम पर। और आपने जो मुझसे सवाल पूछा उसका मैं 2 टूक जवाब देने से पहले एक चीज यहां पर बोलना चाहती हूं। आपने राहुल गांधी जी की 2 बाइट चलाई, उसका साधुवाद,
लेकिन जो बाइट उन्होंने कही, जिसका संदर्भ आपने बोला लेकिन वो बाइट नहीं चली, वो बाइट थी धर्म को लेकर। उन्होंने कहा कि धर्म जो है वो आस्था का विषय है, मैं धर्म के मूल्यों पर अपनी जिंदगी जीने की कोशिश करता हूं, उससे फायदा नहीं उठाता हूं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसके बिल्कुल विपरीत काम करती है। आपके सीधे सवाल का जवाब मैं बिल्कुल देना चाहती हूं। आज जनवरी की 16 तारीख हो गई और असलियत यह है कि गठबंधन की सारी बातें ना सार्वजनिक रूप से की जाती है, ना आज तक के स्टूडियो में बैठ के करूंगी, और कभी भी टिकट 4, 5, 6 महीने पहले अनाउंस नहीं होता है। तो जब टिकट अनाउंस होने होंगे लोगों के, हो जाएंगे। फाइल कोई अटकी नहीं है, फाइल एक ही है और वो फाइल किताबी है, क्योंकि जो दावे हैं वो सब नकली हैं और वो सरकार की प्रोग्रेस की, सरकार की नाकामियों की एक लंबी फहरिस्त की फाइल है। ये लोग समझते हैं और ये लोग बूझते और जानते भी हैं। हाँ। ठीक है सुधांशु जी, एक बार आप जवाब दे दीजिए। वो कह रहे हैं कि राम राज्य पर आपकी सरकार नहीं चल रही है, कई प्रश्न उन्होंने दागे। उसके बाद मलूक नागर जी, मैं संक्षेप में जवाब दे देता हूं। आशुतोष वर्मा भी हमारे साथ जुड़ गए एसपी की तरफ से। मैं संक्षेप में जवाब देता हूं। उन्होंने महंगाई की बात कही तो मैं कहता हूं चेक कर ले कोई भी जाके, उनके 10 साल में औसत महंगाई की दर रही है 8.2%। हमारे पिछले 9.5 साल में औसत महंगाई की दर रही है 5.1%। आज के समय में दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं है G20 कंट्री में जहां महंगाई हमसे ज्यादा हो, जहां पे महंगाई की दर हमसे कम हो और विकास की दर हमसे ज्यादा हो। तो हम महंगाई और विकास की दर में इस समय वर्तमान चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में, इन्होंने कहा कंजम्पशन कम हो रहा है, तो अभी अभी का डाटा है कि पिछले साल में भारतीयों में 41 लाख 4 व्हीलर्स खरीदे, 41 लाख। कंजम्पशन कम होता दिखाई पड़ रहा है। हवाई यात्रा में भारी वृद्धि हुई है, कंजम्पशन कम होता दिखाई पड़ रहा है। और जो मकान खरीदे गए पिछली बार की तुलना में वो 24% ज्यादा है। सामान्य मकान, जो लग्जरी मकान कहते हैं कि जिनकी 1.5-2 करोड़ से ऊपर की कीमत होती है, उसमें 31% की वृद्धि हुई है। रोजगार की बात करते हैं कि जब इनकी सरकार थी उस समय 11 करोड़ EPFO, इंप्लॉय प्रोविडेंट फंड स्कीम के खाते थे, अब 27 करोड़ हैं। तो 16 करोड़ कोई ऐसा तो नहीं कि अपने आप किसी ने खाता खुलवा दिया और उसमें उसका नियोक्ता पैसा भी डालने लगा। हाँ, और एक बात और कह दूं, चलिए ये तो उसका जवाब था। आपने कहा हिंदू वोटर की चिंता नहीं, बिल्कुल सही बात है। इनको हिंदू वोटर थोड़ी चिंता है। इन्होंने बिल्कुल अच्छी बात बोली है कि ये आंशिक सत्य बोला है। इन्होंने कहा हम वोटर को हिंदू मुसलमान में नहीं देखते, वोटर को हिंदू में नहीं देखते, क्योंकि हिंदू में अगड़ा पिछड़ा करना है, उत्तर दक्षिण करना है, तमिल हिंदी कर लेना है, बड़े आराम से कर लेंगे। इनका तो बहुत साफ सिद्धांत है, इनको हिंदू वोटर की चिंता नहीं करनी है। 20% अपना है, 80 में टुकड़े करना है। अंजना जी, मुझे 5 सेकंड बोलने का मौका दीजिए। 1.25 मिनट बोले और हमेशा की तरह झूठ बोला। ठीक है, इसका जवाब दे दीजिए। 5 सेकंड का बस मौका दीजिए, बिल्कुल संक्षिप्त में बोलूंगी। क्या कहा? कारें ज्यादा खरीदी जा रही हैं, लग्जरी घर ज्यादा खरीदे जा रहे हैं। अरे प्रभु, इसीलिए तो कहते हैं आप सूट बूट की सरकार है। ITC और HUL 2 FMCG कंपनी है। मंजन, तेल, साबुन, जो चीजें गरीब से गरीब व्यक्ति भी खरीदता है वो चीजें वो बेचती हैं। माइनस में उनकी ग्रोथ रेट आ रही है, माइनस में प्रॉफिटेबिलिटी है। क्यों? क्योंकि गरीब ये छोटी छोटी रोजमर्रा की चीजें नहीं खरीद पा रहा है। कंजम्पशन का मानक FMCG होता है, कंजम्पशन का मानक लग्जरी विला नहीं होता। लेकिन ये आप नहीं समझ सकते, क्योंकि आप सूट बूट पहनकर 15 लाख का सूट करके नहीं समझ सकते। और मैं एक बात और कह दूं, असलियत यह है कि देश के लोगों को देश के देखने के बजाय, भारतीयों की तरह देखने के बजाय आप विभाजित करते रहे। आप तो देश को उस कगार पर ले आए कि 80 करोड़ लोगों को अगर आप फ्री का राशन ना दीजिए तो वो लोग भुखमरी से मर जाएं। और ये मेरा डेटा नहीं है, ये सरकार का डेटा है। सरकार का ही डेटा ये कहता है कि आपकी अर्थव्यवस्था ने इस तरह से चरमरा गई कि रियल रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ कोलैप्स कर चुकी है और महंगाई जो है वो 6% के आसपास है। यूपीए की बात छोड़ दीजिए, अपने ही पहले से कंपेयर कर लीजिए तो डूब चुकी अर्थव्यवस्था अगर ना डूबती तो 80 करोड़ लोगों को आपको फ्री का राशन ना देना पड़ता। झूठ बोलते वक्त, आंकड़े कोट करते वक्त थोड़ी सी बुद्धि, थोड़ी सी अगर प्राग्मेटिज्म की बात करी जाए तो अच्छा रहेगा। एक लाइन में बोल दूं? ठीक है, एक बहुत 2 लाइन का सिर्फ जवाब सुधांशु। बस एक लाइन। मैंने सारे आंकड़े कोट किए हैं। कह रही है 80 करोड़ जनता को आप राशन दे रहे हैं। कहता हूं ना, मेरी बात पे यकीन करिए ना, इनकी बात पे जाके सारी चीजों को बहुत क्लियर कर लीजिए। आज ही आंकड़ा आया 24 करोड़ 82 लाख लोग मल्टी डायमेंशनल गरीबी से ऊपर आए, और उसके बाद भी कंजम्पशन आधा हो गया। कंजम्पशन आधा है और लोग गरीब कम होते जा रहे हैं। ये कौन सी आर्थिक व्यवस्था है? ये कौन सी अर्थव्यवस्था है? अनंत है ये बहस। फ्लैगशिप स्कीम्स को लगा दो मानक और फिर कहो गरीबी कम हो गई। झूठ बोलना और डेटा के साथ फजिंग करना एक कीर्तिमान इन्होंने 10 साल में स्थापित किया है, अन्यथा कोई बड़ी पहल नहीं कर पाए हैं। तो बता तो नहीं पाई कौन से देश में महंगाई की दर हमसे कम है? मलूक नागर की पार्टी कह रही है सुधांशु जी, मलूक नागर की इन्फ्लेशन हमसे कम है।
वो IMF डाटा देता, हम नहीं देते। IMF और वर्ल्ड बैंक की तो मलुक नागर की पार्टी से मायावती कह रही है, है, अरे मायावती कह रही है कि आप लोग रिश्वत दे रहे हैं वोटर्स को, मुफ्त राशन देकर, मुफ्त भोजन देकर रिश्वत दे रहे हैं वोटर्स को। हाँ, मैं उसका भी जवाब देना चाहता हूं। देखिए, मैं नहीं कह रही हूं अंजना जी, आप मुझे मिसकोट मत करिए। हाँ। मैं रिश्वत नहीं कह रही हूं, मैं ये कह रही हूं देश को इस कगार पर ले आए हैं। मैं मायावती जी को कोट कर रही हूं। मायावती, हाँ सॉरी, ओके ओके ओके, मायावती जी ने कहा है कि जो मुफ्त देते हैं वो वो रिश्वत दे रही हैं। ये मायावती जी ने कहा है। मलुक जी की तरफ से ये सवाल पूछ रही हूं। हाँ जी, मैं जवाब दूं? जी देखिए, मुझे देना, मलुक जी को देना? हाँ 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 हाँ, सुधांशु जी बोलेंगे, उसके बाद मलुक जी के पास जाऊंगी। जो आपने कहा मैं उसका रीजन बताता हूं। इस समय जो ग्लोबल सिचुएशन है अनाज की, उसमें प्रॉब्लम क्या है, कोई जाके चेक कर ले। अनाज का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर कौन है गेहूं का? यूक्रेन वॉर में फंसा हुआ है। अगर हम सबको खुद कलेक्टिव करके जो सप्लाई लाइंस के थ्रू डायरेक्ट डिलीवर ना करें और मार्केट फोर्सेस पे छोड़ दें, तो मार्केट फोर्सेस के चलते हुए इस समय उसका भारी दुरुपयोग होकर गरीब की रेंज से बाहर हो सकता है। किसी को कोई समस्या हो तो जाके चेक कर ले। दुनिया के बड़े बड़े देशों में इस समय सप्लाई चेन्स में फूड ग्रेन्स की प्रॉब्लम आ रही है। और किसी को तो मैं सोर्स के साथ कोट कर रहा हूं, यूक्रेन सबसे बड़ा इस समय अनाज का, गेहूं का एक्सपोर्टर है और वो प्रॉब्लम में फंसा हुआ है। इसलिए प्रॉब्लम सब जगह आ रही है। इसलिए जरूरी है कि सरकार खुद लेकर खुद डिलीवर करे। ठीक है, मलुक साहब, सांसद साहब, आपके पास अब आते हुए पहले तो ये समझाइए कि ये जो इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग वाली फाइल थी वो तो लटकी हुई है, लेकिन मायावती जी जो ये कह रही हैं कि वो अलग ही लड़ेंगी यूपी में, मतलब आप भी चाहती हैं, आपकी पार्टी चाहती है कि बीजेपी वर्सेस वन कैंडिडेट और विपक्ष ना हो ये लड़ाई। आप यूपी की 80 सीटों पर त्रिकोणीय लड़ाई करके बीजेपी को एक बहुत बड़ा फायदा पहुंचा रहे हैं। और जब मायावती जी कहती है कि मुफ्त वाली जो पॉलिटिक्स चल रही है वो रिश्वत दे रहे हैं आप लोग वोटर्स को, तो क्या आप मानते हैं कि 80 करोड़ जनता जिसे भोजन दिया जा रहा है वो भी रिश्वतखोरी है? देखिए अंजना जी, एक तो मुझे टाइम देना प्लीज। देखिए, जो कुमारी बहन मायावती जी ने कहा है और जो उन्होंने कल ऐलान किया है, आप इसमें अगर पीछे जाएं तो सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन है, इन्होंने कहा था हम 30 तक सीटें फाइनल कर देंगे, क्या करी? दूसरा, जो इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जिस दिन बने उसी दिन सनातन के खिलाफ बोले। तीसरा, मंदिर पे ना जाने का फैसला। चौथा, 3 साल तक अध्यक्ष ना होना। पांचवा, आधीर रंजन जी के द्वारा भरी संसद में ये कहना, राष्ट्र की पत्नी, ये सारे ये दर्शाते हैं कि इस सो कॉल्ड गठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है और समय पर निर्णय नहीं होते, कहीं ना कहीं लीडरशिप में कमजोरी है। अगर ये वाकई चाहते कि बीएसपी गठबंधन में आए और इन्हें पता है हमारे बगैर 13.5% हमारा इंटेक्ट वोट खड़ा हुआ यूपी में, तो हमें बगैर ये यूपी कैसे जीत लेंगे? अगर ये यूपी नहीं जीत सकते तो ये देश कैसे जीत लेंगे? ताजा उदाहरण दो हैं। राजस्थान में हमारा परसेंटेज इनके साथ जोड़ लिया जाए तो बीजेपी आती ही नहीं। मध्य प्रदेश में हमारा और एसपी का अगर जोड़ लिया जाता तो बीजेपी आती ही नहीं। तो क्या बीजेपी को जानबूझ करके कांग्रेस राजस्थान में लेके आई? क्या बीजेपी को जानबूझ करके कांग्रेस मध्य प्रदेश में लेके आई? और जो जहां तक बात है, हमने बात रखी थी जो ये हमारे विधायक हर प्रदेश में, 4 में राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, उत्तराखंड में, छत्तीसगढ़ में तोड़ के ले गए, डाका डाल के ले गए, उनकी माफी मांग लें। और जहां पे प्रधानमंत्री की बात है, एक दलित चेहरा सबसे बड़ा, जहां पे कांग्रेस वालों ने अंबेडकर बाबा को कभी जीतने नहीं दिया, उसके ही खिलाफ उनके पीए को खड़ा करके हरवा दिया, वहां आज कुमारी बहन मायावती जी हम जैसे लोगों को उठा करके एमपी बना दे रही हैं। सर मैं खत्म कर रहा हूँ, अंजना जी खत्म कर रहा हूँ। तो क्या अगर ये कैंडिडेट अखिलेश बाबू तो कह रहे हैं बना देते तो कि मायावती जी को पीएम बनाने का वो सपना देख रहे थे, वो सपना उन्होंने ही तोड़ा है। हाँ, मेरी बात तो सुनो सर, प्लीज खत्म करने दो। क्या दलितों की वोट और मुस्लिमों की वोट, जो दोनों चीजों को कांग्रेस लेके चलती है, उन्होंने क्या कहा? एक तो ये बात है, उन पे क्या ये आगे लेके आए? और कल 15 तारीख से पहले अगर ये घोषणा कर देते, कुछ माफी मांग लेते, तो कल जन्मदिन पर कुछ बात ही और होती। और जहां तक बात है वो खाद्य, जो खाने के सामान बांटने की, बीजेपी को जो पूरे देश में
जो राशन फ्री में बांटा जा रहा है उसके बजाय अगर ऐसी पॉलिसीज बीजेपी बनाए जिससे गरीबों को रोजगार मिले, जो छोटे धंधे हैं उनमें तरक्की हो, जो खाने पीने की चीजें हैं, जो दही है, घी है, दूध है, उन पे, और जो दूसरे बिस्किट हैं उन पे जो जीएसटी लग रही है, जो गरीब लोग बड़ी मुश्किल से कर रहे हैं, उन पे जीएसटी कैसे हटके गरीबों को कैसे आगे बढ़ाए, जो सुप्रिया जी कह रही हैं उनकी बात को इस पर मैं सपोर्ट कर रहा हूं। तो क्या उधर सोच रहे हैं या केवल जो बाहर से दिख रहा है चमक, जो बाहर से दिख रहा है लग्जरी चीजें ज्यादा बिक रही हैं, क्या उधर ये भी सोच रहे हैं? इसलिए गठबंधन वाली बात जो कही वो अपनी जगह है कि हम अकेले लड़ेंगे। इन सारी चीजों को देख के, जैसे आपस में पंजाब में लड़ रहे हैं, हरियाणा में लड़ रहे हैं, दिल्ली में लड़ रहे हैं, छत्तीसगढ़ में लड़ रहे हैं, पिछले दिनों मध्य प्रदेश लड़े, राजस्थान लड़े, तो जब इनका आपस में ही नहीं हो रहा है तो आगे हम कैसे जाएं? जो इनकी नीतियां हैं उनको क्या आगे सपोर्ट करके इनके साथ मिले कैसे? जहां सरकार की बात है, आप दे रहे हैं बीजेपी के हाथ में लस्सी, त्रिकोणीय लड़ाई करके वो कह रहे हैं यूपी की 80, आप दे रहे हैं बीजेपी के हाथ में लस्सी। लेकिन देखिए उससे पहले बड़ी खबर आ रही है, पहले अपने दर्शकों को बता दें जो हमने हेडलाइन में भी चलाई थी, और वो यही कि अखिलेश यादव कह रहे हैं कि मायावती पर उन्होंने पलटवार किया है। दरअसल बीते दिन उन्हें गिरगिट जैसा व्यवहार करने के लिए मायावती ने टोका। हम उन्हें पीएम बनाने का सपना देख रहे थे, हमने बीएसपी को सम्मान देने का काम किया, ये अखिलेश यादव कह रहे हैं। देखिए लड़ाई इस बात से शुरू हुई जब इंडिया गठबंधन की बैठक हुई, प्रतिक्रिया ली गई, तो सबसे पहले अखिलेश यादव ने ये कहा कि अभी तो गठबंधन कर लेंगे, उसके बाद की गारंटी कौन लेगा। उस पर मायावती ने बीते दिन कहा कि वो तो गिरगिट की तरह रंग बदलते रहते हैं। मायावती पर अब अखिलेश यादव का पलटवार, आइए आपको सुना देते हैं। उन्होंने कहा है कि उन्हें तो पीएम बनाने का हम सपना देख रहे थे, सुनिए क्या कह रहे हैं। समाजवादियों ने तो सम्मान देने का काम किया है और हमेशा सम्मान कैसे बढ़े उसका भी कभी आपने देखा होगा। मुझे तो वो समय याद है जब समाजवादियों ने संकल्प लिया था कि देश की प्रधानमंत्री उस वर्ग से हो जिन्होंने समाज के तमाम बुराइयों का सामना किया है हजारों साल। और याद कीजिए, समाजवादी पार्टी तो प्रधानमंत्री बनाने के लिए सपना देख रही थी और उसमें काम भी किया हम लोगों ने। तो समाजवादी लोग देश के प्रधानमंत्री तक पहुंचाने के लिए, लेकिन ये जो भाषा आई है, जब मैंने ये कहा कि हम लोग सम्मान देंगे और सम्मान देना चाहिए, क्योंकि जब पीडीए की बात हम करें, पीडीए में हमारे दलित भाई भी हैं, आदि आबादी भी है, और जब आदि आबादी को सम्मान की बात कहें तो वो इस तरह रंग बदलने की बात कह रही हैं। वो इसलिए कह रही होंगी, शायद उन पर दबाव कहीं से है, दबाव की वजह से ऐसी बात कह रही है। कौन सा दबाव है अखिलेश जी, कौन से दबाव की बात कर रहे हैं? यानी आप लोग भी यही कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अखिलेश यादव, आशुतोष जी, कि बीजेपी के इशारे पर मायावती जी काम कर रही हैं, यही कहने का अर्थ है ना उनका, कि किसी दबाव में वो ऐसा मुझे गिरगिट कह रही हैं? जी अंजना जी, देखिए अंजना जी, बात तो सच है कि 2019 में हम लोगों ने सारी चीजें छोड़ के एक बड़े गठबंधन के लिए एक मायावती जी के साथ में आए थे। और अभी कुछ दिन पहले भी जब ये बात बार बार आ रही थी कि बहन कुमारी मायावती इंडिया गठबंधन में आएंगी, और ये कहीं से ये मीडिया में लीक किया गया कि सूत्रों से बताया गया कि समाजवादी पार्टी इसका विरोध कर रही है, तब भी हमने खंडन किया कि ऐसे कोई सूत्र नहीं है और वो बड़ी नेता हैं देश की, उनका सम्मान करना चाहिए। ये उनका आने का फैसला इंडिया गठबंधन में निजी फैसला है, हमने कभी विरोध नहीं किया। और हम चाहते थे कि एक बड़ी शक्ति बहुजनों की इस देश में आए और इस देश की सबसे बड़ी गद्दी पर एक बहुजन जो है मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बने। लेकिन क्या ऐसा हो जाता है कि जब 2014 में आप अकेले लड़ी थी, आपके पास 0 सीटें थी, और समाजवादी पार्टी के साथ आने के बाद आपकी सीटें बढ़ के 10 हो गई। आज मलूक नागर साहब बैठे हुए हैं, उसमें समाजवादी वोट भी है, उसमें बीएसपी का भी वोट भी है। तो इसमें हमें क्या समझ में आया कि ठीक 2 महीने बाद, 3 महीने बाद वो नाराज होकर उन्होंने गठबंधन तोड़ दिया। हमसे तो पूछा भी नहीं क्या बात होगी। और उस दिन से लेके आज तक समाजवादी पार्टी के किसी भी एक व्यक्ति ने बहन जी के खिलाफ ना या कभी कुछ बोला है, ना कोई गलत शब्द उतारे हैं। और आज भी हम कहते हैं कि आप किसके दबाव में बोल रही हैं, आप किसके दबाव में नहीं बोल रही हैं, हम आपका उतना ही सम्मान करते हैं और हम चाहते हैं कि बहुजन की ताकत इस देश की सबसे ऊंची गद्दी पे पहुंचे, और समाजवादी पार्टी इसके लिए प्रयासरत रहेगी अपनी आखिरी समय तक। ठीक है, सुधांशु जी जवाब दीजिए।
आप लोगों का दबाव है क्या? अखिलेश यादव कह रहे हैं किसी दबाव में वो गिरगिट कह रही हैं अखिलेश जी। देखिए, किसका दबाव जो है? आप बात लोगों का? मायावती जी ने कह कही, रहे हैं कि मायावती को तो पीएम बनाने का सपना है उनका। देखिए, जो बात मायावती जी ने कही वो तो आंशिक रूप से दिख गई। अखिलेश जी कह रहे हैं हम तो उनको पीएम बनाना चाहते थे। कौन सा लोकसभा चुनाव था इसमें पीएम का कैंडिडेट उन्होंने घोषित किया था? अगर सपना देख रहे थे तो सपने में तो आपको भगवान भी दिख गए थे 2017 में। आपके सपने पे क्या यकीन किया जाए? और ये कह रहे हैं कि ये पीएम बनाने की बात कर रहे थे। याद करिए, हमने सीएम बनाया था। कब? जब आप मायावती जी को लोकसभा नहीं पर लोकसभा भेजने की व्यवस्था कर दिए थे, जून 1995। और ये मायावती जी का कोर्ट में दिया गया हलफनामा है कि उनका वर्ड है, मेरा नहीं, समाजवादी पार्टी के गुंडे मेरी जान लेना चाहते थे। हमने एक नहीं 3 बार बनाया था। और बहुजन समाज के साथ और आप लोगों के विधायक जातिवाचक शब्दों के साथ शेड्यूल कास्ट के विधायकों को पकड़ पकड़ के ले जा रहे थे। बाकायदा स्टेटमेंट में दिया गया है। एससी का रिजर्वेशन इन प्रमोशन आपकी सरकार में समाप्त हुआ। तो ये तो एक फैक्ट है कि किसने क्या किया और आपने सपने में क्या देखा, तो वो तो एक अलग बात है। मगर मलूक नागर जी का भी दर्द समझा जा सकता है कांग्रेस पार्टी के लिए। राजस्थान में 6 विधायक बहुजन समाज पार्टी के, इनके 97 एमएलए पिछली बार जीत के आए थे 2018 में। 6 बसपा के समर्थन कर रहे थे। साहब, एक कहावत होती है, हाथी को बांधना आसान है, खिलाना मुश्किल है। मगर सोचिए खाना कितना मुश्किल है। ये आधा दर्जन हाथी खा गए। वो लोग बेचारे कहते रहे हम तो बिना शर्त समर्थन दे रहे हैं, हमारी पार्टी क्यों गड़प कर ली? तो भैया, एक तरफ वो बैठे हैं जिन्होंने की उनको पर लोकसभा में बैठाने की व्यवस्था की थी, एक तरफ वो बैठे हैं जो पार्टी पूरी गड़प कर जा रहे थे। तो मुझे लगता है कि बसपा को यह लग रहा होगा किसको लाऊं जवाबे सनम में, कोई नजरों में जचता नहीं है। इस कदर धोखे खाए हैं हमने, अब तो होता भरोसा नहीं। अब तो होता भरोसा नहीं है। सुप्रिया जी, ठीक है, एक बार सुप्रिया जी बोल ले, फिर आ रही हूँ मलुक जी, आशुतोष जी थोड़ा सा रुक जाइए। एक बार सुप्रिया जी का रिएक्शन आ जाए, उसके बाद से आप लोगों के पास। अब सवाल तो यही है ना सुप्रिया जी, क्योंकि आपने बिजनेस भी कवर किया एज ए जर्नलिस्ट, पॉलिटिक्स भी जानती हैं आप, और अब तो खैर पॉलिटिकल पार्टी के ही साथ हैं। 80 सीटें हैं उत्तर प्रदेश में। मैं इस वक्त लखनऊ में हूं और लखनऊ से ही दिल्ली का रास्ता निकलेगा। लेकिन इसी लखनऊ में अगर मामला त्रिकोणीय हो गया तो फिर ये इंडिया, सीट शेयरिंग, ये सब तो होता ही रहेगा। पश्चिम बंगाल में वैसे ही कांग्रेस के बहुत स्टेक्स नहीं है। ममता जी 2 से ज्यादा सीट देने के मूड में नहीं दिख रही हैं, वहां पे मुश्किल ही है आप लोगों के लिए। अब सवाल यह है कि 80 सीटें यहां पर मायावती अगर अलग लड़ रही हैं 2 लोगों की नाक की लड़ाई में, तो ये तो बहुत बड़ा लॉस है और बीजेपी के लिए उतना ही बड़ा गेन है। मैं 2 चीजें बोलूंगी। यहां पर हड़प कर सरकार चलाने वालों में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बोलेंगे ये तो गजब ही हो गया। मतलब इससे बड़ी विडंबना और आयरनी क्या होगी, जो आधे दर्जन से ज्यादा राज्यों में पार्टी तोड़ तोड़कर हड़प कर सरकारें चला रहे हैं, वो हड़प कर सरकार चलाने की बात करेंगे। खैर छोड़िए उस बात को। जहां तक बहन मायावती जी की बात है, मुझे लगता है कि हम सब उनका सम्मान करते हैं और आशा थी कि वो इस गठबंधन का हिस्सा बनेंगी। आशा थी कि वो समझेंगी कि इस समय लड़ाई क्या है। ये लड़ाई संविधान की है, ये बाबा साहेब के संविधान की है। ये लड़ाई शोषित, वंचित, दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्ग की लड़ाई है, जिनको दरकिनार किया हुआ है भारतीय जनता पार्टी ने। वो समझेंगी कि जब महामहिम राष्ट्रपति जी को नहीं बुलाया जाता है बड़े बड़े फंक्शन में, तो यह अवमानना है उस समाज की। लेकिन मायावती जी ने क्यों ऐसा डिसीजन लिया, ये वो ही बता सकती हैं। हम सब उनका सम्मान करते हैं और मेरा अपना मानना यह है कि आज की जरूरत है एक साथ खड़े होकर मजबूती से, मुस्तैदी से उन ताकतों से लड़ना जो संविधान पर लगातार हमला कर रही है। मैं एक छोटी सी बात कहकर आप आगे जा सकती हैं। राहुल गांधी जी ने जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू करी, वो कहीं से भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने मणिपुर से शुरू करी। वो पिछले 6 महीने में 2 बार मणिपुर हुआ है। मणिपुर 8 महीने से जल रहा है। वहां की बेटियां, वहां की औरतें, वहां की माएं आंसू से रोती हैं और पूछती हैं कहां है इस देश का प्रधानमंत्री? क्या उनको हमारी फिक्र नहीं है? क्या वो आना नहीं चाहते? क्या हम इस देश का हिस्सा नहीं है? आज राम राज्य की परिकल्पना पर मोदी जी चर्चा कर रहे थे। क्या है राम राज्य? कि एक प्रदेश को आप उसके हाल पर छोड़ दीजिए, एक ऐसे मुख्यमंत्री पर छोड़ दीजिए जिससे जनता का विश्वास उठ चुका है। 8000 के 2 प्लेन है मोदी जी के पास, लेकिन एक बार मौका नहीं मिला कि 8 महीने में एक बार मणिपुर चले जाए। 10 साल प्रधानमंत्री रह चुके मोदी जी, 80 से ज्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंस राहुल गांधी जी ने इस दौरान में कर दी, मोदी जी ने एक नहीं करी, क्योंकि आप लोगों के सवालों से डरते हैं जो सवाल पूछे ही नहीं जा रहे हैं। असलियत ये है रामराज और इसकी परिकल्पना होनी चाहिए। सुधांशु जी देखिए, जवाब दे दीजिए, फिर मलूक जी के पास मुझे पूरी उम्मीद थी कि सुप्रिया जी यही बोलेंगी।
सनाब हम गैरों की बात नहीं, अपनों की बात कर रहे हैं। वो तो आपको बिना शर्त समर्थन दिए थे, इसलिए गड़प की बात कह रहे हैं। अरे जो आपको बिना शर्त समर्थन दे रहा उसको काहे खा गए भाई? चलिए दुश्मन है अलग बात है, दुश्मन न करे, दोस्त ने वो काम किया है। अब मैं दूसरी बात कहता हूं, मणिपुर के साथ बिल्कुल कष्ट की बात है। आज 8 महीने हो गए मणिपुर की घटना को। मणिपुर के साथ ये न्याय है कि कांग्रेस पार्टी ने आज तक एक भी नोटिस मणिपुर सरकार के खिलाफ नहीं दिया है। ये आपकी दलील है अब दूसरी पूरी बात सुनिए, मगर शर्म की बात यह है, अपने अपने टर्म पे बोलिए, और शर्म की बात यह है कि केंद्र सरकार के खिलाफ नोटिस दिया। और फिर और शर्म की बात यह थी कि पिछले लोकसभा में उन्होंने कहा कि नियम 267 के तहत होगी, यानी सारे सुप्रिया जी किसी ने आपके बीच में नहीं बोला होगा। सुप्रिया जी आपके बीच में किसी ने नहीं बोला, उनको पूरा करने दीजिए, बोलेंगे तो दर्शकों के साथ बेटर रहेगा। और अच्छा देखिए, मैं कह रहा हूं मगर केंद्र सरकार के खिलाफ नोटिस दिया और कहा 267 के तहत, यानी बगैर काम रोके। चलिए अपनी बात पे टिके नहीं, जब दिल्ली का बिल आया तो छोड़ दिया, मणिपुर का मुद्दा का नहीं, अब हम डिस्कशन के लिए तैयार हैं। चलिए उसके बाद कहा कि मंत्री नहीं प्रधानमंत्री का बयान चाहिए, अविश्वास प्रस्ताव दिया, जाके कोई भी चेक कर ले, विपक्ष ने 5% से अधिक मणिपुर पे नहीं बोला और कहा था कि प्रधानमंत्री जवाब दें। जब प्रधानमंत्री जवाब देने के लिए खड़े हुए तो छोड़ के चले गए। यह दर्शाता है कि मणिपुर पर खालिस सियासत है। और वैसे किसके जमाने में मणिपुर में आफ्सा लगा रहता था, 10-10 साल ब्लॉकेट रहता था, वो सारी बातें सबको पता है। यह सिर्फ सियासत है कि दिल्ली में हल्ला करना है, मणिपुर सरकार के खिलाफ एक नोटिस नहीं देना है। 8 महीने में 1 मिनट का टाइम नहीं है इस देश के प्रधानमंत्री के पास मणिपुर जाने के लिए। शर्म आनी चाहिए आपको कोई दलील देते हुए। यहां पर स्वीकारना चाहिए कि आपसे गलती हुई है, गुनाह हुआ है, पाप हुआ है आपसे। मणिपुर इस देश का हिस्सा है, यह विश्वास प्रधानमंत्री को मणिपुर जाकर दिलाना चाहिए। शर्म तो उनको आनी चाहिए जो मणिपुर में जाकर सरकार के खिलाफ नहीं बोल पा रहे, वहां नोटिस नहीं दे रहे हैं। क्यों नहीं दे रहे भाई? क्या हो गया सुधांशु जी? अरे भाई मैं कह रहा हूं, आप मुझे पता है आपको मणिपुर के आधार पर दिल्ली की राजनीति बात कर रहे हैं आप। कुछ तो नैतिकता की धुरी पर नैतिकता की तो बात कर रहा हूं। इस देश की जिस राज्य के खिलाफ है प्रधानमंत्री 2,000 करोड़ के लेके घूमता रहे। अच्छा बताइए ना, बाधा क्या है? क्या बोल रहे हैं मणिपुर सरकार के खिलाफ आपका कोई विधायक क्यों नहीं नोटिस दे रहा? थोड़ा तो दर्द दिखाइए, थोड़ा दर्द आप दिखाइए ना, थोड़ी तो सॉलिडारिटी दिखाइए। दिल्ली के स्टूडियो में बैठने की बजाय बैठकर आप दलील दे रहे हैं। मैं वही कह रहा हूं, दिल्ली के स्टूडियो में बैठकर दलील। 2 बार मणिपुर हुआ है, हमने अपनी यात्रा मणिपुर से शुरू करी, हम उनकी बात संसद में बवाल, मगर दिल्ली के मामले पर प्रधानमंत्री यहाँ पर बैठकर सिर्फ और सिर्फ सत्ता की गंदी लड़ाई लड़ते हैं। रुक जाइए। अब आप दोनों मिनट नहीं है मणिपुर जाने। ठीक है, शर्म आनी चाहिए। ठीक है, शाउटिंग मैच नहीं, जवाब दीजिए। सुधांशु जी 2 लाइन में जवाब दीजिए, फिर मैं मल्लिक साहब, आशुतोष जी, मणिपुर की हकीकत क्या है, इसलिए मणिपुर के दर्द और वेदना को मुद्दा बनाकर दिल्ली में राजनीति करनी। लोगों की हत्या होती है, यह है मणिपुर की हकीकत। आज भी सेना और पुलिस में लड़ाई है, यह है मणिपुर की हकीकत। चलिए अब वापस पहुंचते हैं मलुक नागर साहब और आशुतोष जी को दिखाइए। मणिपुर की हकीकत। मलुक नागर साहब, आज सवाल ये है कि जो पूरी लड़ाई है, मायावती जी भी एक तरह से या तो वो बीजेपी वो दरवाजे भी खुले रखना चाहती हैं। वो ये कहती है कि चुनाव के बाद हम अपने ऑप्शंस देखेंगे कि उसके बाद हमें किस तरफ जाना है। लेकिन सवाल तो 80 सीटों का है ना। अगर त्रिकोणीय लड़ाई होगी तो जो मैंने पिछली बार कहा था, आपने जवाब नहीं दिया। बाकी लोग कह रहे हैं कि यूपी की 80 मायावती जी दे रही है, बीजेपी के हाथ में लस्सी। वो कह रहे हैं कि आप मीठा मीठा ये आप फायदा पहुंचा रहे हैं बीजेपी को, अलग लड़के। देखिए अंजना जी, आपके कई सारे प्रश्न आते हैं, पर आप जब प्रश्न पूछ के फिर दूसरे पहुंच जाते हैं, प्रश्न हमसे पूछते हैं। तो मैं एक प्रार्थना कर रहा हूं, मुझे जवाब देने देना। अभी जो दबाव की बात आई या पिछले दिनों जो 2-3 बार आपस में बयान आए हैं, जो अच्छे अखिलेश जी ने भी बयान दिए हैं, अच्छे मायावती जी ने भी दिए हैं। मायावती जी ने भी कहा देश हित और जनहित में कभी भी किसी के साथ की जरूरत पड़ सकती है, करा जा सकता है। अखिलेश जी ने भी कहा मायावती जी सीनियर नेता हैं और उनकी भाई सब सम्मान करो, कोई ऐसा शब्द मत बोलो। अब एक उधर से तलखी आ गई, एक उधर से तलखी आ गई। यहाँ पे रोज टेलीविजन पे आपकी और हमारी या 2 प्रवक्ताओं की लड़ाई होती है, छोटी मोटी बात होती रहती है। मैं एक बात कह रहा हूं, दबाव की जहां तक बात है, दबाव 2004 से 2014 तक था, जब कांग्रेस की सरकार थी, जब हम बगैर शर्त के सपोर्ट कर रहे थे। और आशुतोष जी बैठे हैं, आय से अधिक संपत्ति के केस माननीय मुलायम सिंह यादव जी पर, माननीय मायावती जी पे कांग्रेस ने लगाए। कांग्रेस जेल में डालना चाहती थी, वो अलग बात है कि न्याय मिला और सुप्रीम कोर्ट से सब चीजें साफ हुई, दूध का दूध पानी का पानी हुआ। एक दूसरा, हमने तो बीजेपी ने हमें 2 बार यूपी में सरकार बनवाई और हमने 2 बार यूपी में बीजेपी की सरकार गिरवाई।
और हमने देश में एक बार बीजेपी की सरकार गिरवाई। आज अगर हमारा समझौता हो गया, यूपी से देश का रास्ता जाता है बीजेपी की वोट जोड़ने और हमारा जोड़ने, अगर बीजेपी के साथ हम समझौता कर लें तो एक भी सीट कोई नहीं जीत सकता, 50 सीट हम बाहर जीत जाएंगे। अगर मुस्लिम लोगों को ध्यान में रख के, अकलियतों को ध्यान में रख के, पिछड़ों को ध्यान में रख के, कांग्रेस की सरकार में पिछड़े थे मुलायम सिंह यादव, पिछड़ों को जेल में भेजने की बात करी, दलितों को जेल में भेजने की बात करी, अगर आज भी हम अलग खड़े हैं और आज भी हम दूर से ये चाहते हैं और इनके नेता कहते हैं कि बगैर मायावती के बीजेपी को नहीं हराया जा सकता, अगर बगैर बीएसपी के 73 से 75 सीट आएंगी तो ये देख क्यों रहे हैं। हम इन्हें सम्मान दें, हम इन्हें हर प्रदेश में सरकार बनवाएं, हम इन्हें सपोर्ट करें, हम इनको मान दें, ये हमें जेल भिजवाएं, ये हमें बदनाम करें, अभी कल परसों चला दिया मायावती जी संन्यास लेने वाली है, ये सारे काम करें। अगर ये साफ नियत से आए तो हम बीजेपी को हराना चाहते हैं, हम लस्सी नहीं चाहते, हम बखेरना चाहते हैं। अंजना जी, लस्सी इन्होंने दी, मध्य प्रदेश में बना, कांग्रेस की सरकार बनवाई, अखिलेश पखलेश कह के मध्य प्रदेश में, वहां पे सचिन पायलट के चेहरे पे चुनाव लड़ा, पिछड़ों को, गुजरों को धोखा दिया, इन्होंने वहां पे बीजेपी की सरकार राजस्थान में बनवाई। आप लस्सी क्यों बनवा रहे हैं, इनसे पूछो। बीजेपी को देश में हम नहीं चाहते इनकी सरकार बने, हम चाहते हैं विपक्ष मजबूत हो। अगर ऐसे भी रहे तो विपक्ष में भी तो मजबूत हो, हम मजबूत हो। ये लोग मध्य प्रदेश में इन्होंने कांग्रेस की सरकार बना दी, राजस्थान में इन्होंने कांग्रेस की सरकार बना दी, देश में भी ये 2024 में कांग्रेस की सरकार बनवा करके जाएंगे। और ये तो आज की तारीख में बात है, दोनों अच्छी बात कर रहे हैं, कांग्रेस भी बीएसपी के लिए, बीजेपी भी अच्छी बात कर रहे हैं। अरे आगे बढ़ो, दिखाओ कुछ कांग्रेसी क्या चाहते हो, दो अट्रैक्टिव डील, अभी भी सब चीज संभव हो सकती है। ठीक है, ठीक है। सुप्रिया जी आपसे पूछ रहे हैं वो सीधा कांग्रेस से, 2 लाइन का जवाब। मैं थोड़ी देर तक ये कंफ्यूज हो जाती हूँ कि मलूक जी किस ओर से बैटिंग कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आपने हमेशा दलितों, शोषितों, वंचितों की आवाज को उठाया है, उस पक्ष को मजबूत करिए, मत बीजेपी की बात कीजिए ना। मैं बार बार आपसे कह रही हूं, आप उस पक्ष के साथ खड़े होइए जो बाबा साहब के संविधान को सर्वोपरि मानता है, जो उसकी त्राहिमाम करने पर तुला, उसके साथ मत खड़े होइए। मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ मलूक नागर जी की बात सुनकर, बड़ा आदर करती हूँ उनका। ये किस ओर से बैटिंग कर रहे हैं, हर बार ये सिर्फ विपक्ष की कमियां गिना रहे हैं, लेकिन भाजपा जो शोषितों, वंचितों, दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों के साथ कर रही है उसका संज्ञान ही नहीं लेने को तैयार है। मेरा अपना मानना है कि जिस तरह से सीबीआई केस मायावती बहन जी ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया, उसके खिलाफ खुल गया। अरे भाजपा के खिलाफ बोलिए भाई, आप विपक्ष में हैं, एटलीस्ट सीबीआई तो है ही, तो उनके खिलाफ बोलिए। आप मुझे ऐसा लगता है आप डिसाइड तो करिए आप किस तरफ है अभी। सुधांशु जी, एसपी और बीएसपी और कांग्रेस वहां पे भिड़ी रहे यहाँ उत्तर प्रदेश में, ये तो आपको सूट ही करता है, क्यों? देखिए, पहली बात तो अभी सुप्रिया जी ने कहा कंफ्यूज, तो मुझे लगता है दर्शक जो देख रहे होंगे वो कंफ्यूजिया जाते होंगे। क्यों? बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था कि संविधान का प्रियम्बल यानी संविधान की उद्देशिका संविधान की आत्मा है, मगर वो प्रियम्बल बदल दिया गया बाबा साहब के संविधान को तब जब संविधान लोकतंत्र की आत्मा कुचली गई इमरजेंसी में 76 में 42वें संविधान संशोधन में। दूसरा कंफ्यूजन ये उत्पन्न हो जाता है कि हाल ही में संपन्न मध्य प्रदेश के चुनाव में कांग्रेस पार्टी अखिलेश वखिलेश और सपा को चिरकुट पार्टी बोल चुकी है, अखिलेश जी इनको चालू पार्टी बोल चुके हैं। अब ये चालू चिरकुट के संज्ञा प्राप्त, मेरा नहीं है, एक दूसरे के द्वारा संज्ञा प्राप्त लोग जब आकर यहां कहने का प्रयास करते हैं कि हम मिलकर देश को एक नया स्वरूप देंगे, नई दिशा में लेके जाएंगे, तो मुझे लगता है कि जनता के मन में बहुत भारी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। परंतु मैं कहना चाहता हूं एक लाइन में कि राहुल, टीपू और बुआ जी, सबका संकट एक है, आएगा तो मोदी ही, चूंकि नीयत नेक है। असल में अंजना जी प्रॉब्लम क्या है भारतीय जनता पार्टी की, इनके पास चलिए इसी के साथ हमें अंत करना पड़ेगा। आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। वक्त इतने की इजाजत देता है। 2024 की प्राण प्रतिष्ठा मिशन सबका अपना अपना, लेकिन मिशन किसका होगा पूरा आज तक आपको दिखाता ही रहेगा।